हेलो एंड वेलकम भानु जोन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइट के पास मास नहीं है तो मोमेंटम कहाँ से आया? क्या बिना मास के मोमेंटम हो सकता है? अगर बिना मास के मोमेंटम हो सकता है तो भाई साहब न्यूटन चचा के नियम, इज्जत और रिसर्च तीनों खतरे में आ चुके हैं। पर चिंता ना करो, विज्ञान ने इसकी बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। तो चलो समझते हैं विज्ञान ने इसके बारे में क्या बताया है। शुरू करते हैं हमारे सूरज से, जो पिछले 500 करोड़ साल से 430 करोड़ किलोग्राम मास को हर सेकंड ऊर्जा में बदल रहा है। हाँ जी, सूरज का आधा चैप्टर निपट चुका है। अब अगर मास हीट और लाइट के रूप में सूरज से बाहर आ ही रही है तो लाइट के पास मास क्यों नहीं है? ये ना चलता, कतई ना चलता। ये तो भेदभाव है, क्योंकि फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² नाम का जो चूरन दुनिया को दिया, उसके हिसाब से तो एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज़ है। आप दुनिया में कोई भी रिसर्च पेपर उठा लो, किसी भी वैज्ञानिक से बात कर लो, पर ये बात अटल सत्य है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम बिल्कुल सही है। ना तो मास घट सकता है, ना मास को बढ़ाया जा सकता है। तो सूरज घटा हुआ मास कहाँ गया? ये चल क्या रहा है? कौन है वो लोग जो विज्ञान के साथ ऐसा मजाक करके निकल गए? अरे छड्डो यार, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा सब कुछ। ये लो, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक इक्वेशन E=mc²। सारा सत्यानाश इसी का करा धरा है। आपके हर सवाल का जवाब इसी में छुपा है। अब इसे समझने से पहले आपको मास समझना पड़ेगा। हाँ जी, यही है सबसे असली विलन। अगर मास समझ में आ गया तो समझो सब समझ में आ गया। किताबों में लिखी मास की डेफिनेशन कतई जहर है, उसे बदलने की सख्त ज़रूरत है। ये मेरे खुद के विचार हैं, अगर आप इससे सहमत ना भी हों तो भी चलेगा। खुद की बना लो। किताबों में मास को वेट और क्वांटिटी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मैं मास को इनर्शिया नापने का जरिया मानता हूँ। जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है, किस खेत की मूली है? भाई साहब, ये न्यूटन के खेत की मूली है, जिसकी सलाद काटी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब इनर्शिया में ऐसा क्या बोला? इनर्शिया ने बोला अपन को छेड़ने का नहीं, अगर छेड़ा तो अपन छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिजिक्स को मजाक में लेने वाले दुर्दांत विद्यार्थियों ने, और दुर्दांत बोले तो हिंसक, बेकाबू, किसी की ना सुनने वाला व्यक्ति, बस इतने ही पर्यायवाची याद हैं मुझे। दुर्दांत विद्यार्थियों ने इनर्शिया की सलाह को ना मानते हुए पत्थर पर पैर दे मारा, और उसके बाद इनर्शिया बोला कैसी लगी, आ गया स्वाद। इसके बाद इनर्शिया को सब सीरियस लेने लगे, बोले प्रभु आप चाहते क्या हो? तो इनर्शिया बोला बेबी को बेस पसंद हो सकता है, पर अपन को चेंज पसंद नहीं है। तो अगर मैं विश्राम की अवस्था में हूँ तो मैं विश्राम की ही अवस्था में रहना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ, और अगर मैं मोशन की अवस्था में हूँ तो मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ। अब जैसे ही खुरापाती खोपड़ी के धनी विज्ञान के विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई तो वो बोले ये बड़ा चौधरी बना फिर रहा है। और क्योंकि अब ये बात तूने समझ आ चुकी थी कि इनर्शिया कैसे काम करता है, तो खूंखार विद्यार्थियों ने सोचा चलो इसकी गुद्दी रगड़ देते हैं, और वो ले आए फोर्स नाम का एक हथियार, जिसे लगा लगा कर उन्होंने बार बार रेस्ट वाले इनर्शिया को मोशन में और मोशन वाले इनर्शिया को रेस्ट में लादना शुरू कर दिया। फोर्स लगाकर इनर्शिया डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। अब यहाँ तक सब ठीक था। अब बारी है दिमाग के बत्ती जलाने की। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन नाम के दो खूंखार टॉपिक फिजिक्स में हैं, तो भाई साहब मास कौन सी खुइयाँ छील रहा है? फिर तो मास ऑफ रेस्ट, मास ऑफ मोशन भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मास के तो इनर्शिया ना होता। अब ये जो मास ऑफ रेस्ट है, इसे तो रेस्ट मास कहते हैं, जिसे किताबों में पूरा सम्मान मिला है। लेकिन मास ऑफ मोशन नाम की तो किताबों में कोई चीज़ है ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने नई चीज़ थमा दी, और वो है रिलेटिविस्टिक मास। हो, बहुत कंफ्यूजन है। ऐसी हरकतें कौन करता है? हमारे और आपके बीच में से निकले हुए वैज्ञानिक, और कौन करेगा? वो लोग ऐसे ही ऊटपटांग काम करते हैं। पहले गलती से किसी चीज़ को बनाते हैं और फिर उसमें कमी निकलती है तो उसे सुधारने के लिए किसी और चीज़ को बना डालते हैं, ये सोचे समझे बिना कि बाद में आने वाली पीढ़ी जब इस चीज़ को पढ़ेगी तो उनके दिमाग का सत्यानाश हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर भी हुई है। अभी समझाता हूँ पूरा माजरा। अब सवाल आता है ये कि वैज्ञानिकों ने मास ऑफ मोशन को रिलेटिविस्टिक मास क्यों बोला? कहीं वैज्ञानिक सबके मजे तो नहीं ले गए? या फिर इस वीडियो में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो दिमाग ICU तक पहुंच जाएगा। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो मैं कहूँगा मास रेस्ट पर है, और मास होने की वजह से उस चीज़ के पास इनर्शिया भी होगा, तो उस इनर्शिया को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कोई फोर्स F बदल सकती है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना मास उतना ही इनर्शिया, और उसको बदलने में उतनी ही फोर्स लगेगी, और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है
कि जैसे ही कोई मास लाइट की रफ्तार के नज़दीक पहुंचता है, तब ये मास इनर्शिया के बराबर नहीं रहता। क्यों जी, चक्कर आ रहे हैं? और करो फिजिक्स की महंगे नशे, अभी और आएंगे। अब क्योंकि आप लोग इतने भले तो हो नहीं कि मैं कुछ बोलूँ और आप मान लो, तो मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ, एक एक बात को साबित करूँगा। अब बारी है दोबारा से ध्यानचंद बनने की, तो ध्यानचंद बनो और सुनो कि हाई स्पीड पर मास ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं होते, और ये बराबर क्यों नहीं होते, ये अब हमें जानना है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमने हमें ये बताया कि मास को हम ना तो बना सकते हैं और ना हम मिटा सकते हैं। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम सही है, जो कि सही है ही, तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि लाइट के 50% रफ्तार पर चलता हुआ मास अभी भी उतना ही है जितना रेस्ट के समय था, लेकिन अब इनर्शिया उतना नहीं है जितना पहले था। और ये बात हमें कैसे पता? एक्सपेरिमेंट से पता करा है भाई साहब। कौन सा एक्सपेरिमेंट था भाई? वो पार्टिकल एक्सेलरेटर वाला। जब पार्टिकल एक्सेलरेटर में किसी पार्टिकल की रफ्तार को बढ़ाया गया, तो ये पाया गया कि रफ्तार को बढ़ाने में लगने वाली फोर्स पहले से बढ़ती जा रही है। हर बार जब भी थोड़ी सी भी रफ्तार को बढ़ाया गया, तो पहले से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मान लें कि मास नहीं बदल रहा, तो उस हिसाब से इनर्शिया भी नहीं बदलना चाहिए। और आपको याद होगा, जब इनर्शिया चौधरी बनकर घूम रहा था, तब खुरापाती विद्यार्थियों ने फोर्स लगाकर इनर्शिया को बदला था, रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में। अब यहाँ पर फंस गए फिजिसिस्ट, बहुत बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि अगर फोर्स बढ़ रही है तो इसका मतलब इनर्शिया भी बढ़ रहा होगा, और अगर इनर्शिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब मास भी बढ़ रहा होगा, और अगर मास को बढ़ाया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम खत्म, फिनिश, चैप्टर खत्म। पर कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम तो ये कहता है कि मास बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे फंसे फिजिसिस्ट के दिन का चैन और रात की नींद सब हराम हो गया, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है उसे तो झुटलाया नहीं जा सकता, और जो दिख रहा है अगर उसे सच मान लिया तो कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम की अर्थी उठनी पक्की थी। यानी फिजिक्स का एक ऐसा बेसिक नियम जिसके कंधों पर पूरी फिजिक्स टिकी हुई थी, उसका चैप्टर निपटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब मतलब पूरी फिजिक्स को बदलो शुरू से, तभी कुछ अति चतुर चालाक फिजिसिस्ट सामने आए। चलो एक काम करते हैं कि ये मान लेते हैं तेज रफ्तार पर मास इनर्शिया के बराबर नहीं होता, और ऐसा करने पर तेज रफ्तार पर बिना मास बढ़ाए इनर्शिया बढ़ जाएगा, और इनर्शिया बढ़ा तो फोर्स बढ़ने से भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह वाह वाह, बच गई जान सबकी। चलो पार्टी करते हैं। तभी एक खूंखार फिजिसिस्ट जो कोने में खड़े होकर ये सब नौटंकी देख रहे थे, खड़े हुए और बोले, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम सब लोगों ने? इनर्शिया का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इनर्शिया तो मास की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में उसका फॉर्मूला लिख कर हल्ला मत करना। अब भाई साहब, वैज्ञानिकों के बीच में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे किसी ने उनके दोनों किडनी छीन ली हो, और उन्हें ये बात अब पता चली हो। और तब आए गिलबर्ट न्यूटन लुईस और रिचर्ड स्टोलमैन। ये दोनों वैज्ञानिक, इनका नाम बेशक अजीब हो, लेकिन ये दोनों कमाल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, आप कोई चारा नहीं है, हमें ये मानना ही पड़ेगा कि तेज़ रफ्तार पर मास बदलता है। और इन दोनों ने रिलेटिविस्टिक मास नाम का नया चूरन विज्ञान के विद्यार्थियों को थमा दिया, क्योंकि अगर ये मास को बदल देते तो कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम का चैप्टर भी बढ़ जाता, तो बोले तो फिजिक्स का ही वजूद खतरे में आ जाता। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि रिलेटिविस्टिक मास का मतलब ये कतई भी नहीं है कि मास असलियत में बढ़ रहा है, बल्कि तेज़ रफ्तार पर इनर्शिया को बदलने वाली फोर्स के बढ़ने की वजह से हम ऐसा मानते हैं कि मास बढ़ रहा है, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मार्केट में नई चीज़ आ चुकी थी तो इसके नखरे भी झेलने पड़ते, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मास की एंट्री होते ही ऐसी ऐसी चीज़ें खतरे में पड़ी जिसे बचाने के चक्कर में फिजिसिस्ट के तोते उड़ गए। आपने मोमेंट की ये इक्वेशन तो देखी ही होगी, 7वीं 8वीं या 9वीं कक्षा में ये थी शायद। सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मास ने इसी को निपटाया। रिलेटिविस्टिक मास बोला, क्या 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 भाई, क्या लगा रखा है तुम सब ने मोमेंटम की इक्वेशन में? ये जो m है ये तो रेस्ट मास है, और ये अगर रेस्ट मास है तो इसके साथ वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग रेस्ट मास के साथ वेलोसिटी लगा रहे हो? वेलोसिटी के साथ तो वेलोसिटी वाला मास होना चाहिए। बोले तो हम पे ध्यान दो, हम पे। रिलेटिविस्टिक मास को डालो यहाँ पर, रेस्ट मास को निकालो यहाँ से भाई साहब। रिलेटिविस्टिक मास ने मोमेंटम खत्म कर दिया, न्यूटन का नियम ही निपटा दिया। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को मानने वालों की तो इज्जत पे हमला हो चुका था। वैज्ञानिकों ने रिलेटिविस्टिक मास की ऐसी कड़वी गोली बना दी थी जो ना निकली जा
जाए ना उगली जाए। तो न्यूटन के इज्जत बचाने के लिए मोमेंटम का नया फॉर्मूला बनाया गया। और कमाल की बात तो ये बात आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, जबकि होनी चाहिए थी। पर एक चीज़ अच्छी है, मुझे ये चीज़ 23 साल की एज में समझ में आई थी और आपको जल्दी आ जाएगी। ये है मोमेंटम का नया फार्मूला। अब ये जो आप किताबों में पढ़ते हो P=mv, ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं, बिल्कुल गलत है। ये वाला है असली फार्मूला। अब यहाँ आएगा आपके दिमाग में एक सवाल, आना भी चाहिए, अगर ये फार्मूला गलत है तो हमारे आंसर ठीक कैसे आते हैं? ये कौन सी बड़ी बात है, अभी समझा देता हूँ। आपके आंसर इसलिए सही आते हैं क्योंकि गामा की वैल्यू को 1 से बड़ा करने के लिए किसी भी मास की रफ्तार लाइट के आसपास होनी चाहिए। कम से कम लाइट के 10% तो ज़रूर होनी चाहिए। अब क्योंकि आम जिंदगी में तो ये रफ्तार संभव है ही नहीं, तो इसलिए हमने गामा को वहाँ फार्मूले में लिखा ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप काम चलाकर ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ एक और सवाल आता है, आखिर ये गामा हाथ कहाँ से लगा? ये हाथ लगा इस फार्मूले से, और ये वाला जो फार्मूला है वो यही है रिलेटिविस्टिक मास। और ये रिलेटिविस्टिक मास वैसे वैसे बढ़ता है जैसे जैसे किसी मास की रफ्तार लाइट के नज़दीक पहुंचती जाती है, और लाइट की रफ्तार पर रिलेटिविस्टिक मास इनफाइनाइट हो जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मास, इनर्शिया और रिलेटिविस्टिक मास आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और इन सब के बीच में मोमेंटम कैसे पिस रहा है। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी महाभारत के बाद भी ये तो अभी भी साबित नहीं हुआ कि लाइट के पास बिना मास के मोमेंटम कहाँ से आया। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हो। अब सुनो मेरा ताबड़तोड़ एक्सप्लेनेशन। रिलेटिविस्टिक मास समझ में आ गया है ना? बस उसे याद रखना। आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दुनिया की सबसे खतरनाक इक्वेशन दिखाई थी, E=mc²। भाई साहब, ये जो इक्वेशन है ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो मास बैठा है वो तो रेस्ट मास है। लेकिन अगर हमें किसी मास को चलाया तो एनर्जी तो उसके पास भी होगी, और तब यहाँ पर रेस्ट मास नहीं आएगा, बल्कि इस्तेमाल होगा रिलेटिविस्टिक मास। अपने डेरिवेशन में तो नहीं जाने वाला, पर जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा बनाई गई ये है असली इक्वेशन। इसी से साबित करेंगे हम लोग कि बिना मास के लाइट के पास मोमेंटम कहाँ से आया। अगर मैं फोटो रखी देखूँ तो उसके पास मास तो होता नहीं है, तो इस इक्वेशन में m की जगह पर 0 कर देते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। और अब आप कहोगे यहाँ पे तो मोमेंटम भी है, तो इसका मतलब मास भी है। भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो, पर इस मोमेंटम में जो मास बैठा है वो इनर्शियल मास है नहीं है, वो रिलेटिविस्टिक मास है। अब इससे पहले कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाए, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये साबित कर देता हूँ कि लाइट के केस में मोमेंटम मास पर निर्भर करता ही नहीं है, और उसके लिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन देखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये सुन लो, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइट के पास इनर्शियल मास नहीं है बल्कि रिलेटिविस्टिक मास है, और इसको साबित भी किया जा सकता है। अभी कर देते हैं। ये है E=mc², यानी कि सस्ते फिजिक्स वाली इक्वेशन। इसी से करेंगे अपन प्रूफ। और क्वांटम मैकेनिज्म में फोटोन के लिए एनर्जी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने लिख दिया ये, और यहाँ से बना इक्वेशन मास के लिए। अब क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब लेकिन फोटोन के केस में वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि v बराबर होगा c के। तो इसको उठाकर डाल देते हैं इसमें। अब बना लो इसको भी मास के लिए है अपने पास दो इक्वेशन। अब दो ही आमने सामने रख दो, इनको काट पीट करने के बाद अपन को मिल गई मोमेंटम की नई इक्वेशन। पर क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया कि फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ का रेशियो, तो इसको भी उठा के इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा और काट पीट करने के बाद ये है वो चमचमाती हुई मोमेंटम की इक्वेशन, यानी मोमेंटम हो गया अपना प्लैंक्स कांस्टेंट और फोटोन के वेवलेंथ का रेशियो। लो खत्म, मास का चक्कर। कहा था ना मैं प्रूव कर दूंगा। अरे चलो यार, पार्टी हो जाए, क्योंकि कट गए सारे कलेश। और अब इस मोमेंटम को उठाकर हम डाल देते हैं E=mc² में, या इसमें भी डाल सकते हैं E, यानी कि लाइट के पास एनर्जी तो होगी पर बिना मास के। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लाइट फोर्स लगा सकती है, यानी सूरज से आने वाली रोशनी हमारी धरती पर फोर्स लगा रही है? वेल, ये तो सही है। इस किस्से को फिर कभी छेड़ेंगे। तोड़ दो अपने जंजीरें, अभी उड़ान बाकी है। सिर्फ धरती नहीं तेरी मंजिल, बल्कि पूरा आसमान बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।